नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और ज्योग्राफी की चर्चा जारी है। पिछले लेक्चर में हमने एटमॉस्फेरिक विंड्स के बारे में डिस्कशन किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था वो। तो एटमॉस्फेरिक विंड का किस तरीके से सर्कुलेशन बनता है सरफेस टू अबव, और फिर किस तरीके से वो विंड या वो वायु ठंडी होकर नीचे आती है और एक सेल का निर्माण करती है। पिछले लेक्चर में हमारी यही चर्चा थी। एटमॉस्फेरिक विंड का एक कंपोनेंट और है जिसे समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, और उस कंपोनेंट का नाम है जेट स्ट्रीम। ठीक, तो यहाँ जो परिभाषाएं लिखी हैं, डायरेक्शंस लिखी है, कहाँ से कहाँ बहती है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए इसका चित्र देख लेना ज़रूरी है कि वो किसकी बात कर रहे हैं हम। ग्लोब आपको समझ में आ रहा होगा, और यहाँ पर दो प्रकार की स्ट्रीम्स अर्थ के सरफेस के कुछ ऊंचाई पर बहती हुई नज़र आ रही हैं। एक को पर्पल कलर से दिखाया गया है और एक है ऑलमोस्ट येलोइश कलर से। दोनों ही गोलार्धों में हमारे पास दो सेट्स हैं पोलर स्ट्रीम्स के। ठीक, आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये जो ब्लो है जेट स्ट्रीम्स का, ये बिल्कुल स्ट्रेट या बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में नहीं है। ये एक मिएंडरिंग करता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। मिएंडरिंग, जिस तरीके से नदियाँ बहती हैं, ठीक, स्ट्रेट नहीं बहती हैं ना, सर्पीले आकार में बहती हैं। तो ये भी क्या, एक सर्पीला आकार ही समझिए इसको। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की उस डेफिनेशन से कि जेट स्ट्रीम्स क्या है। तो देखिए, जेट स्ट्रीम भी एक कंपोनेंट है हमारी एटमॉस्फेरिक विंड्स का, जो अर्थ के सरफेस से एक खास ऊंचाई पर वेस्ट टू ईस्ट अर्थात पश्चिम से पूरब की ओर बड़ी ही तेजी से ब्लो करती है, एक बैंड की तरह। ठीक, मैंने एक प्रैक्टिकल के लिए मैंने कागज़ बनाया है आपके लिए, और मैं इसको घुमाते हुए दिखाता हूँ, जिसके लिए मुझे एक ग्लोब उठाना पड़ रहा है। और ये समझ लीजिए कि ये ग्लोब है और ये जेट स्ट्रीम है जो इस प्रकार से चक्कर काट रही है किसके, अर्थ के सरफेस के, अर्थ के सरफेस के ऊपर, काफ़ी ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ये पूंछ जैसी बन रही है और एक मेंडरिंग करते हुए बह रही होगी। एक सेट इसका यहाँ पर होगा और एक थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा। क्या नाम है, ये चाह रहा था। तो रिबन के जरिए आपने समझा कि किस तरीके से एक जेट स्ट्रीम का बैंड, इसकी खास चौड़ाई भी होती होगी, वो अर्थ के सरफेस से 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर वेस्ट टू ईस्ट ब्लो करती है बहुत तेज। दीज विंड्स आर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा था तब इसकी खोज हुई। तो एक मिशन था, बॉम्बिंग मिशन, जो यूएसए से जापान की तरफ जाना था। ठीक, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की कहानी भी आपको पता होनी चाहिए। तो जो फाइटर जेट्स होते हैं वो ठीक ठाक ऊंचाई पे उड़ते हैं। जब उनकी ऊंचाई उस स्थान पर पहुंची होगी जहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हुए जेट स्ट्रीम का सामना हुआ होगा जब उस जेट का, तो हम तब उन लोगों ने पाया, उन बॉम्बर मिशन ने ये पाया कि उनकी उल्टी दिशा से लगभग 175 नॉट्स, लगभग 175 नॉट्स की रफ्तार से एक बहुत तेजी से हवा चल रही थी। ठीक, जिसकी रफ्तार कितनी बताई जाइए, 175 नॉट्स। तो ये 175 नॉट्स, हमको ये भी पता होना चाहिए कि एक नॉट में कितने किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। तो ये है 1.85 किलोमीटर पर आवर एक नॉट होता है। तो 175 नॉट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 323 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन जेट, फाइटर जेट्स के ऑपोजिट डायरेक्शन से वो बैंड ऑफ एयर आ रही थी, जिसको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। बात समझ में आ गई। सो व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स? जेट स्ट्रीम्स आर फास्ट मूविंग नैरो बैंड्स ऑफ द एयर इन द अपर एटमॉस्फेयर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। डायरेक्शन आपको पता चल गई, ये हमेशा कहाँ से कहाँ बहेगी, कहाँ से कहाँ ब्लो करेगी, वेस्ट टू ईस्ट इन द मिएंडरिंग वे। किस तरीके से जाएगी, वेस्ट टू ईस्ट।
पश्चिम से पूरब की तरफ जाएगी और बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में नहीं जाएगी, मेंडरिंग करते हुए जाती है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दे डू नॉट ब्लो इन अ स्ट्रेट पाथ, जैसा कि मैंने आपको बताया ये स्ट्रेट पाथ में नहीं बहती हैं। दे ब्लो इन अ मेंडरिंग कर्विंग पैटर्न, आप देख सकते हैं कि एक कर्व बनाते हुए बहती हैं आगे। जेट स्ट्रीम सर्कल्स द अर्थ, पूरे पृथ्वी की चक्कर काटती है एक खास ऊंचाई पर। अबव इन अ नैरो जोन, और ये जो नैरो जोन बताया जा रहा है इसकी चौड़ाई कितनी है, लगभग 300 से 500 किलोमीटर। समझ लिए कि इतनी चौड़ी ट्रेन है कोई, बहुत तेज जा रही है, बहुत तेज, ठीक है, इन हाई स्पीड ऑफ अबाउट 200 to 300 नॉट्स। जरूरी नहीं है कि जो मैंने 175 नॉट्स बताया उतनी स्पीड है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो फिलहाल जानकारी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 नॉट में कितने किलोमीटर पर आवर होती है, दैट इज समथिंग 1.85 किलोमीटर पर आवर। सो इन दिस वे 175 सपोज टू बी 323.75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ब्लो कर रही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास तौर पे यूपीएससी के लिए। एक नाम और सुनिए आप, द डायरेक्शन ऑफ द जेट स्ट्रीम्स आर डिटरमाइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। सो यू मस्ट नो कि व्हाट इज जियोस्ट्रैफिक विंड। तो जियोस्ट्रैफिक विंड क्या होती है? ठीक, दोज विंड्स, ऐसी पवन प्रणाली जिसका अर्थ के फ्रिक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थ के फ्रिक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता से मतलब क्या है मेरा? जैसे मान लीजिए कि आप बस में बैठे हैं और हवा नहीं चल रही है, बस में एसी नहीं काम कर रहा है, आपने खिड़की खोल दी, थोड़ी देर में बस चलने लगी, हवा नहीं चल रही है बाहर, अपने आप नहीं चल रही है, बिल्कुल शांत मौसम है। लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ती है हवा आने लग जाती है अंदर अपने आप ही। ये किस वजह से आई होगी? बस ने एयर के संपर्क में जो बस है उसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट हुआ है दोनों के बीच में, अर्थात घर्षण पैदा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ के सरफेस के ऊपर अर्थ के रोटेशन की वजह से जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसकी वजह से भी सरफेस विंड्स ब्लो करती हैं, राइट। द सरफेस विंड ब्लो ड्यू टू द फ्रिक्शन कॉजेज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। सो द सरफेस विंड्स के लिए फ्रिक्शन का क्रिएट होना जरूरी है, जो अर्थ के रोटेशन की वजह से क्रिएट हो जाता होगा। लेकिन इस केस में, जेट स्ट्रीम्स के केस में, वी हैव नथिंग टू डू विद द फ्रिक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। वो ब्लो करती है कुछ दूसरे प्रिंसिपल्स के आधार पर, ठीक है, जैसे कि कोरलिस इफेक्ट जो मैं आपको बता रहा था वो कोरलिस इफेक्ट ही था, इसका कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ता। दे ब्लो पैरेलल टू द जोन ऑफ लो प्रेशर। सरफेस, अर्थ के सरफेस में जहां पर लो प्रेशर होता है ये उसके पैरेलल ब्लो करती है। तो आपको याद आ रहा होगा कि आइसोबार लाइन क्या होती है। आइसोबार आपको याद होगा कि आइसोबार ऐसी आभासी बिंदु हैं जिनको अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, इस तरीके से कॉन्टूर उसका बना दिया जाए अलग अलग स्थानों का, ऐसे 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 ऐसे, तो हम पता लगा सकते हैं कि ये वो बिंदु होंगे जहां पर वायु दाब एक समान होगा। ठीक, दिस इज कॉल्ड आइसोप्लेथ ऑफ इक्वल प्रेशर। आइसोप्लेथ ऑफ इक्वल प्रेशर इज कॉल्ड isobar. The isopleth of equal pressure is called isobar. In the same manner, the isopleth of equal temperature is called isotherm. So we have lots of isopleths in our geography. आइसोबाथ जहाँ पर बराबर गहराई होती है, आइसोहेलाइन जहाँ पर सैलिनिटी बराबर हो, ऐसे कई सारे आइसोज हैं, आइसोप्लेथ कहते हैं उसको कॉमनली। तो आइसोबार क्या हो गया? आइसोप्लेथ ऑफ इक्वल प्रेशर। तो उस इक्वल प्रेशर का जो आइसोबार बनता है उसके पैरेलल ब्लो करती है। द जियोस्ट्रॉफिक विंड ब्लो इन सच अ वे दैट द जोन ऑफ लो प्रेशर इज टू इट्स लेफ्ट। अर्थात जो लो प्रेशर का जोन है वो उसकी बाईं तरफ होता है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। याद रखने वाली बात है। अब देखो यूपीएससी क्वेश्चन बनाती कैसे है, उसका तरीका भी तो जानना होगा हमें। क्वेश्चन आएगा आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स के बारे में 3 कथन दे दिए जाएंगे आपको।
पहला कथन बिल्कुल ठीक लिख दिया गया है कि जियोस्टोफिक विंड्स आर दोज विंड्स विच आर फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्राउंड फ्रिक्शन। ये बात बिल्कुल ठीक लिख दी गई है उसमें, मान लीजिए। दूसरे स्टेटमेंट में दे देगा आपको द जियोस्टोफिक विंड ब्लो इन सच अ वे दैट द जोन ऑफ द लो प्रेशर इज टू इट्स लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। बजाय नॉर्दर्न लिखने के लिए क्या देगा वो, सदर्न हेमिस्फीयर। और तीसरे स्टेटमेंट में क्या लिख देगा, टू इट्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये दो स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, ओनली वन विल बी करेक्ट। तो यहाँ पर हमको पकड़ने की ज़रूरत है ऐसे टॉपिक्स को कि यूपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन क्रिएट करने में काफ़ी उस्ताद है। तो हमें एक एक शब्द पढ़ना होगा, एक एक शब्द पकड़ना होगा हमें, ठीक है। अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो हमको इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। दिस विल टेक टाइम, और इसमें लगता है समय, और समय है आपके पास। तो बात समझ में आई कि जियोस्ट्रोफिक विंड का पैटर्न किस प्रकार से है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें लिखी हुई, जिसको आपको समझना होगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम्स की बात कर लेते हैं। क्या जेट स्ट्रीम एक ही प्रकार की है या दो अलग अलग प्रकार की हैं? तो हमको पता चलता है कि जेट स्ट्रीम के दो टाइप हैं। वन इज़ कॉल्ड पोलर जेट। तो जाहिर सी बात है कि जो अर्थ का जो पोलर वाला रीजन है उसके ऊपर ये स्टैब्लिश होती होगी। और दूसरी है सब ट्रॉपिकल जेट। जाहिर सी बात है कि कहाँ पर स्टैब्लिश होती होगी, अर्थ के सब ट्रॉपिक्स वाले एरिया के ऊपर। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये फिक्स नहीं है, शिफ्ट होती हैं नॉर्थ और साउथ दोनों ही गोलार्धों में, वही सनरेज के कारण। तो देखते हैं कि पोलर जेट क्या है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द पोलर फ्रंट। अब देखिए कुछ कीवर्ड्स भी आपको मिलेंगे पढ़ते हुए। ये पोलर फ्रंट क्या है? द जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पोलर ईस्टर्लीज एंड द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज। दरअसल यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है टेम्परेट साइक्लोन का, ठीक है। इस लाइन को पढ़ के मुझे याद आ रही है कुछ बात कि टेम्परेट साइक्लोन वाला रीजन है। दो प्रकार के साइक्लोन्स का उल्लेख है। वन इज ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड वन इज टेम्परेट साइक्लोन। ये जो हम पढ़ रहे हैं, पोलर फ्रंट कहाँ पे बनेगा? जब पोलर ईस्टर्लीज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से आएंगी और सब ट्रॉपिकल वाले रीजन से जो विंड्स जाएंगी नॉर्थ की तरफ, वहाँ पर दोनों का कन्वर्जेंस होगा। तो जाहिर सी बात है कि एक फ्रंट क्रिएट होगा। फ्रंट भी कई प्रकार के होते हैं। चक्रवात को बनने में दो अलग अलग एयर मासेस का रोल होता है। जब दो एयर मास आपस में द्वंद्व करते हैं भिन्न प्रकृति के, तो उनके बीच में एक सीमा बन जाती है जिसको हम कहते हैं फ्रंट, अर्थात वाताग्र कहते हैं इसको हिंदी में। तो एक समझ लीजिए कि ये वाताग्र बन गया आपका। तो जब वाताग्र बनेगा इस तरीके से, तो कंडीशन कैसी बन जाएगी यहाँ पर? साइक्लोन क्रिएट करने वाली। ये थोड़ा अलग टॉपिक है, इसको समझेंगे हम अलग से। मुझे तो ये पढ़ते हुए याद आ गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ एसोसिएटेड विद द पोलर फ्रंट, द जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पोलर ईस्टर्लीज एंड द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज विंड्स। फाइन। इट्स पोजीशन कीप शिफ्टिंग नॉर्थवर्ड्स एंड साउथवर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी वो जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। इट कीप ऑन ऑसिलेटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड टुवर्ड्स साउथ एज वेल। ओके, टुवर्ड साउथवर्ड्स फॉलोइंग ग्राउंड पोजिशन ऑफ द फ्रंट। द पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम is observed at an altitude of about 12 kilometers from the surface of the earth in the mid latitudes. Fine. So this is all about polar jet, and this topic is very important as far as the UPSC examination is concerned. Now coming down to the subtropical jet stream, देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो जेट स्ट्रीम है वो किस प्रकार की है। This jet stream centered around 25 degree north at an altitude of 13 kilometers. ये थोड़ा सा 1 किलोमीटर ऊंचाई पे है। It occupies the position over the central India in the winter season. हम कह सकते हैं कि जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अवस्थित होती है, और गर्मियों में इसकी रफ्तार काफ़ी बढ़ जाती है, और ये एनकरेज करती होगी मॉनसून विंड्स को to fill the low pressure zone which is created over the Indian landmass. So in this way, the Indian landmass, which having the very low pressure zone, is filled with the monsoon winds, and India receives ample amount of rainfall. That rainfall is called monsoon rainfall. इस प्रकार से भारत को इन वजहों से बारिश मिल पाने में सहायता मिलती है। ठीक, तो ये दो प्रकार के जेट स्ट्रीम्स देखे हमने, पोलर जेट और
सब ट्रॉपिकल जेट। अब वापस लौटते हैं उस फिर से उसी डायग्राम में। ये रहा वो, आप समझ सकते हैं आसानी से। यहाँ पर बड़ा ही अच्छा सा चित्र बनाया गया है, नेट से लिया है मैंने, समझने के लिए काफ़ी उत्तम है। तो ये हो गया पोलर जेट और ये हो गई आपकी सब ट्रॉपिकल जेट। इस स्थिति से आपको पता चल रहा होगा कि इंडिया यहीं पे कहीं पे स्थित होना चाहिए। आगे यह तो खैर अमेरिका का नक्शा बना रखा है इसमें। तो ये क्या करती है कि बहुत तेज़ी से ब्लो अगर करेगी एक खास ऊंचाई पर, तो इसे ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि इस कमरे में मैं एक अगरबत्ती जला दूं, बिल्कुल भी शांति है, ना हवा चल रही है ना पंखे चल रहे हैं, बिल्कुल। तो अगरबत्ती से निकलने वाला जो धुआं है बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा और चारों तरफ फैल जाएगा। लेकिन अगर मैं उस कोने में एक टेबल फैन चला दूं, मेरे बगल में रखा है वैसे, तो क्या आपको लगता है कि वो ऊपर उड़ने वाला धुआं सिर्फ सीधे डायरेक्शन में जा रहा होगा? नहीं। दरअसल उस पंखे ने कुछ क्रिएट कर दिया है। क्या क्रिएट कर दिया है? लो प्रेशर क्रिएट कर दिया है। अब उस अगरबत्ती के धुएं की जो दिशा है वो बदल जाएगी। किस तरफ जाएगी? लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो जेट स्ट्रीम भी कुछ इस प्रकार की ही कंडीशन क्रिएट कर देती है और फैसिलिटेट करती है किसको? मॉनसून विंड्स को इंडिया के ऊपर आने के लिए। लाई करती है ये हिमालयास के ऊपर, हिमालयास के नॉर्थ में लाई करती है, यानी कि तिब्बत पठार के ऊपर। तो मॉनसून विंड्स हैं, वो जहाँ जहाँ पर उनको रोका जाएगा पर्वतों के द्वारा, वहाँ वहाँ पर वो रुकेंगी, बारिश कराएंगी, आगे बढ़ेंगी। तो तिब्बत को बारिश नहीं मिलती है, बारिश मिलती है इंडिया को। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो हिमालय का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वाई हिमालयस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एस्टैब्लिशिंग द मॉनसून ओवर द इंडियन लैंड मास। सो दिस फैक्ट्स एक्सप्लेन्स दैट वाई दिस हैपन। अगले लेक्चर्स में हम और देख सकते हैं, जब मॉनसून को सही ढंग से पढ़ेंगे तो इन सब की चर्चा फिर से करनी पड़ेगी एक बार हमको अलग तरीके से। तब तक बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को भेजिए जो सिविल सर्विसेज या पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल के ग्रोथ करने में मदद कीजिए। थैंक यू।